पिछले वीडियो में हमने आपको अध्याय 8 के 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको 7वां और 8वां क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से देखना पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, तो जो अपना आज का 7वां क्वेश्चन है कि यौवन प्रारंभ में या यौवन के आरंभ में लड़कियों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब लड़कियों की एज होती है 13-14 साल के बाद, तो उनमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, अपन हेडिंग डालेंगे कि यौनारंभ में लड़कियों में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले स्तनों के आकार में वृद्धि आ जाती है। मतलब इनके जो स्तन होते हैं उनके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि आ जाती है। स्तनों का रंग गहरा हो जाता है। उनकी आवाज, लड़कियों की आवाज होती है वो बचपन की अपेक्षा यौवन में पतली हो जाती है। मतलब उनकी आवाज में जो कर्कशता रहती है वो मिठास में परिवर्तित हो जाती है। तो उनकी आवाज कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। गुप्तांगों पर बाल उगाते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण लिखना है अपन को, तो हम लिख के बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखना आप। सबसे पहले लिखेंगे स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिखेंगे स्तनों का रंग गहरा हो जाता है। गहरा हो जाता है। तीसरा लिखेंगे, यहाँ स्तनों की जगह स्तनाग्र भी लिख सकते, का रंग गहरा हो जाता है। आवाज पतली हो जाती है। आवाज पतली हो जाती है। चौथा लिखेंगे गुप्तांगों पर बाल उग आते हैं। पांचवा लिखेंगे ऋतुस्राव या रजोधर्म शुरू हो जाते हैं। आना शुरू हो जाते हैं। आना शुरू हो जाते हैं। छठवां लिखेंगे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। में परिवर्तन आ जाता है। यह सारे यौवन प्रारंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है। स्तनाग्र का रंग गहरा हो जाता है। आवाज पतली हो जाती है। गुप्तांगों पर बाल उगाते हैं। ऋतुस्राव या रजोधर्म, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है आपको कि ऋतुस्राव या रजोधर्म आना शुरू हो जाते हैं और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7वां, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा जाता है, परीक्षा में आता है कि यौवन प्रारंभ में लड़कियों में होने वाले लक्षण कौन कौन से या दिखाई देने वाले लक्षण कौन से। ठीक है, अब है इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8वां भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में फिक्स लिखेंगे इस क्वेश्चन पर। ठीक है,
लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई 5 अंतर लिखिए। कोई 5 अंतर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर निम्न है। उसके बाद 2 कॉलम बनाएंगे, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। जब आप लोग फेयर कंप्लीट करो तो हेडिंग आप सारे क्वेश्चन में डाला करो। ठीक है, इसमें भी डालना कि लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद हम जो आपको समझा रहे हैं मौखिक, सबसे पहले देखना आप कि लैंगिक जनन जब होता है जब 2 लोग मिलते हैं, मतलब नर और मादा का मिलन होता है, तो वहां पर कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। जहां पर नर और मादा का मिलन होता है तो वहां पर क्या होता है? लैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनन होता है। जनक क्या होता है? सिर्फ एक होता है। मतलब कोई एक जनक के द्वारा जो जनन होता है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जहां पर 2 जनकों का मिलन होता है वहां पर क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले जब 2 जनकों का मिलन होता है तो इसमें युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मक बनता है, मतलब जाइगोट बनता है। तो इसमें लिखेंगे कि लैंगिक जनन में युग्मक बनता है, युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में लिखेंगे कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब हमने बताया अभी आपको कि लैंगिक जनन में 2 जनक के द्वारा होता है, मतलब ये कैसा है? द्विजनकीय। लैंगिक जनन कैसा होता है? द्विजनकीय होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है तो ये कैसा है? एक जनकीय। तो अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है। 2 अंतर हो गया अपने। इसके बाद तीसरा लिखेंगे, जब 2 जनक मिलेंगे तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? निषेचन की क्रिया। कौन सी क्रिया? निषेचन की। तो लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। 3 अंतर हो गए। इसके बाद चौथा लिखेंगे इसमें कि जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान या संतति अपने जनक के समान नहीं होती है। मतलब जब इसमें 2 जनक मिलेंगे, नर और मादा, तो जो उससे संतान उत्पन्न होगी, तो वो उसमें उस संतान में कुछ लक्षण माता के आ जाएंगे और कुछ लक्षण पिता के आ जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा? मिक्स, मतलब दोनों के लक्षण रहेंगे ना। तो वो एक साइड से माता के समान होगा ना बिल्कुल पिता के समान। तो ये अपने जनक के कैसे नहीं होती? समान नहीं होती हैं। मतलब लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनकों के समान नहीं होती हैं, अपने जनक के समान नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे अलैंगिक जनन में कि जो अलैंगिक जनन है उससे उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक के बिल्कुल समरूप होती है, बिल्कुल समान। जैसे भी उसका जनक होगा वैसे ही उसकी संतान होगी। ठीक है, तो ये कैसे होती है? समरूप होती है। इतना हो गया। इसके बाद लास्ट अंतर लिखेंगे 5वां कि लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन में जैसे लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है? धीमी होती है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा कैसी होती है? धीमी होती है। ठीक है, जैसे मनुष्य ही ले लो। ठीक है, जब मनुष्य मतलब माता के गर्भ में संतान जब 9 माह रहती है उसके बाद वो पृथ्वी पर जन्म लेती है, मतलब फिर वो जन्म लेती है, तो 9 माह का समय लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, तो इस प्रकार से लैंगिक जनन की क्रिया में समय लगता है। यह क्रिया कैसी होती है? धीमी होती है। लेकिन जो अलैंगिक जनन की क्रिया है यह कैसी होती है? इसकी अपेक्षा तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है। तो हमने आपको 5 अंतर मौखिक समझाए हैं। ठीक है, अब हम आपको लिख के बता रहे हैं तो आप ध्यान से देखना कि जो लैंगिक जनन की क्रिया है यह द्विजनकीय क्रिया है। यह द्विजनकीय क्रिया है।
हो गया। लैंगिक जनन कैसी है? द्विजनकीय क्रिया। इसमें लिखेंगे यह है एक जनकीय क्रिया है, यह है एक जनकीय क्रिया है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे लैंगिक जनन में कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में लिखेंगे कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। इसके बाद जो तीसरा लिखेंगे लैंगिक जनन में कि इसमें निषेचन की क्रिया, हमने बताया जब दो लोग मिलते हैं, दो जनक मिलते हैं तो उसमें निषेचन की क्रिया होती है, तो इसमें लिखेंगे इसमें निषेचन की क्रिया होती है। लैंगिक जनन में इसमें निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, इसमें लिखेंगे अलैंगिक में कि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, चौथा लिखेंगे लैंगिक जनन में कि जो लैंगिक जनन है यह कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है। और यह कैसी है? तीव्र प्रक्रिया है। यह है धीमी क्रिया है, अलैंगिक जनन में लिखेंगे यह है तीव्र प्रक्रिया है, तीव्र क्रिया है। इतना हो गया। इसके बाद पांचवा लिखेंगे कि जो इससे उत्पन्न होने वाली संतान लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक के समान नहीं होती हैं, लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनकों के समान नहीं होती हैं। और इसमें लिखेंगे कि अलैंगिक जनन से होने वाली उत्पन्न संतान अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक के समान होती है। समान या समरूप होती है। हो गया अपना। हमने पांचों अंतर आपको मौखिक समझाया, उसके बाद लिख के भी बता दिया। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर क्या लिखा है, हम फिर से बोल के बता दे रहे। लैंगिक जनन में पहला है यह द्विजनकीय क्रिया है, अलैंगिक जनन में यह एक जनकीय क्रिया है। इसके बाद दूसरा अंतर है इसमें युग्मक का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन में लिखेंगे इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तीसरा है इसमें निषेचन की क्रिया होती है और अलैंगिक जनन में लिखेंगे इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। चौथा है यह धीमी क्रिया है और यह तीव्र
क्रिया है। इसके बाद लास्ट है 5वां कि लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनकों के समान नहीं होती हैं। और इसमें लिखेंगे अलैंगिक जनन में कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक के समान होती है। ठीक है, हमने आपको अच्छे से समझाए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।